हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन जो होने वाला है, आपका ये टेक्निकल से है और आपका ये एग्ज़ाम से रिलेटेड थ्योरी और बेसिक नॉलेज है और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर है, आपका चैप्टर 1 है। और इसमें दोस्तों आने वाले हैं आपका इतने सारे, आपको ये कवर करना है आज ही, अभी इसी वक्त जो है दोस्तों ये सारे कवर होंगे। परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत वाहक बल, विभव, विभवांतर, विद्युत क्षेत्र, विद्युतीय बल रेखाएं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोध को दोस्तों इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। और विद्युत यहाँ पर देखिए दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो, चालकता, प्रतिरोधों का समूहन, बीच स्टोन, सेतु, शक्ति, शक्ति, धारिता, संधारित्र, समानांतर प्लेट, संधारित्र और संधारित्रों का समूहन, धारा घनत्व, विद्युत धारा के प्रकार और एसी तथा डीसी में अंतर, विद्युत धारा के प्रवाह, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण और फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम और रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, किरचॉफ का नियम। इतने जो हैं दोस्तों आपका ये पहले चैप्टर में है, इसको कवर किया जाएगा। और दोस्तों आपका यह बेनिफिट है दोस्तों, आपका यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, ITI इलेक्ट्रीशियन। और दोस्तों इसके आगे जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस टाइम आपको बेसिक नॉलेज मिलने वाला है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आपको मिलने वाले हैं और इसको कवर करेंगे और जानेंगे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बेस्ट है, जो आपको जानना जरूरी है, वो दोस्तों आपके लिए लाया गया है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है आपको 1 बाय 1 करके मिलने वाले हैं। परमाणु से आपका एटम से स्टार्ट होने वाले हैं और आपको किरचॉफ का नियम तक मिलने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आप इसको करेंगे आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलने वाले हैं आगे, जितने भी चैप्टर आपके हैं आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों कोई किताब नहीं चल रहा है, यहाँ पर आपको जो एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर से क्वेश्चन हैं आपको वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, परमाणु, परमाणु एटम क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दोस्तों परमाणु किसे कहते हैं, कोई भी छोटा से छोटा जो कण है वो रासायनिक क्रियाओं में क्या करता है, भाग ले सके, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं दोस्तों। अब आगे है आपका, परमाणु से दोस्तों कुछ इसमें क्या क्या होते हैं, इस यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से आपको देखना है यह प्रकृति में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। पहला पॉइंट है, यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। आपका ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से ये प्रकृति में मूल कण माने जाते हैं। इसको क्या माने जाते हैं, प्रकृति में दोस्तों ये मूल कण माने जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को। चौथे पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के क्या होते हैं, नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो क्या है, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। दोस्तों केंद्रीय सघन भाग है किसका, परमाणु का। आपका दोस्तों पॉइंट पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोटॉन पर क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। और ये क्या है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, जिसे पॉजिटिव बोलते हैं और इसे निगेटिव बोलते हैं। और ये दोस्तों आवेशहीन होता है, ये आवेशहीन होता है मतलब कोई चार्जेस इस पर नहीं होते हैं, उदासीन है।
आवेशहीन है। आपका दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जो वायलेंस वायलेंस यहाँ पर ये पहला जो फिगर आपको दिखाया गया है, ये वायलेंस वायलेंस है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये दोस्तों वैलेंस है, ये वैलेंस का फिगर है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के दोस्तों इसमें क्या होते हैं, एक या दो बाहरी जो कक्षे होती हैं, अंतिम कक्षा जो होता है, बाहरी कक्षा, इसमें क्या होते हैं, इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आपका नेक्स्ट है, इसमें देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको देखेंगे, कवर करेंगे दोस्तों। ऐसे एक एक करके कवर करते चलेंगे और आपके लिए एग्जाम में दोस्तों आपके लिए सहायता करेगा। यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं, लगभग अधिकतर क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ से बनते भी हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यहाँ से बने क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाभिक से दूर होने का कारण, नाभिक से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने का कारण क्या है, ये लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मुक्त हैं, फ्री हैं, तो क्या हो रहा है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा है, आवेश चालक के एक दूसरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ठोस धातु के तार में, ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। दोस्तों नोट करिए, ठोस तार है, उसमें तार क्या हो रहा है, तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किस लिए हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये दोस्तों आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि तारों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होने का कारण क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो ठोस तार है, पूछ लेगा ठोस तार या तार में आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होने का कारण क्या है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या हो रहा है, आपके ठोस तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, बह रहे हैं। और दोस्तों जबकि जो वैद्युतिक अपघट्य है, अब इसके आगे देखिए दोस्तों, जबकि वैद्युतिक अपघट्य में जो धारा का प्रवाह क्या है, आयनन के कारण होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ठोस तार है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। और जो वैद्युतिक अपघट्य है, इसमें क्या हो रहा है, जो वैद्युतिक अपघट्य है, इसमें जो धारा प्रवाह हो रहा है वो आयन के कारण हो रहा है। वैद्युत अपघट्य में आयन के कारण हो रहा है। और जो ठोस तार है, जो तार हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा प्रवाह हो रहा है। आप इसको नोट करेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, ये दोस्तों आपका चैनल है, यहाँ पर चाहे जब आप आके यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलने वाले हैं। आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट थ्योरी है। एग्जाम यहाँ पर दोस्तों किसी भी एग्जाम का जो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों क्वेश्चन आपको जो मिलने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए यहाँ से मिलने वाले हैं, बेस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो आज आया हुआ है, ये वीडियो बड़ी होने वाली है, लेकिन जो नॉलेज आपको मिलने वाला है दोस्तों, बेस्ट मिलने वाले हैं नॉलेज। जो आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज भी होगा और एग्जाम क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवेश के बारे में जान लेंगे। आवेश क्या होता है, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, यह किसी पदार्थ का, आवेश में दोस्तों, यह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युतिक आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश है दोस्तों। और पॉइंट देखिए दोस्तों, पॉइंट में क्या कह रहा है, आवेश का यसाई मात्रक कूलम होता है। आप इसको नोट करेंगे, जो आवेश का यसाई मात्रक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आवेश का यसाई मात्रक क्या है, कूलम होता है, जिसे CGS मात्रक स्टेट कूलम्ब
होता है, स्टेट कूलाम्ब होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आवेश को सी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो एसआई मात्रक है ये कूलाम्ब होता है। सीजीएस मात्रक में ये स्टेट कूलाम्ब होता है। सीजीएस प्रणाली में या मात्रक में स्टेट कूलाम्ब होता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे दोस्तों, आवेश का मात्रक और क्या होता है, एक कूलाम्ब होता है और एक आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। ये एसआई मात्रक कूलाम्ब है दोस्तों, ये जो कूलाम्ब है ये एसआई मात्रक कूलाम्ब है और ये आवेश मात्रक का एम्पियर सेकेंड भी होता है। आवेश का यहाँ पर देखिए दोस्तों, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम्ब भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों साथ में दिया गया है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपको। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है आपका। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पॉइंट को देखेंगे, आवेश के लिए धन और ऋणात्मक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वैज्ञानिक का नाम भी दे दिया गया है दोस्तों। आवेश का जो धन और ऋण जो शब्द आया हुआ है, ये प्रयोग जो किया गया है सर्वप्रथम क्या हो रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका पॉइंट, वस्तुओं को आवेशित करने के लिए सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं, थेल्स ने बताई थी। वस्तुओं को आवेशित करने के लिए दोस्तों प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो वैज्ञानिक के नाम आए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था धन और ऋणात्मक शब्द का प्रयोग, और जो आवेश हो रहा है वस्तुओं पर, आवेशित हो रहा है जो वस्तुओं पर, दोस्तों थेल्स ने बताई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का जो टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग, जो कांच का टुकड़ा है दोस्तों उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। दोस्तों आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इस पॉइंट को देखिए, इसके अनुसार क्या हो रहा है, Q इक्वल टू क्या हो रहा है, एन ई हो रहा है, जहाँ Q क्या है, उत्पन्न आवेश है, और एन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये दोस्तों ये सूत्र है, इसको आप नोट करेंगे, Q इक्वल टू एन ई। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कूलाम्ब का नियम क्या होता है दोस्तों, अगर कोई आवेश Q1 है और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे Q1 है, Q2 है, आपको यहाँ पर जो दूरी है R दी गई, F है, ये दोस्तों F है, और यहाँ पर देखें दोस्तों F पहला समीकरण है F, ये दोस्तों प्रोफेशनल Q1 Q2 दोस्तों समीकरण 1 देखिए F और समीकरण 2, Q1 समीकरण 1 में Q1 और Q2 है, और समीकरण दूसरे में देखिए दोस्तों 1/r² है। यहाँ पर देखिए दोस्तों Q1 और Q2 है और इसकी दूरी क्या है, R है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे दोस्तों आपका ये Q1 Q2 से फिगर है, देखेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों Q1 और Q2 और Q3, F इक्वल टू क्या है दोस्तों, K Q1 Q2 और भाई R², और यहाँ पर देखिए दोस्तों R ऊपर जा रहा है और F नीचे, F नेट है क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1p इक्वल टू क्या हो रहा है, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस में 1.6 × 10⁻19 दोस्तों आवेश है, C है,
और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसे C को आवेश कहते हैं दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों चार्ज इसे बोलते हैं। और 1E का इक्वल टू क्या है दोस्तों, -1.6 × 10⁻19 चार्ज या C आवेश। दोस्तों आपका ये है फिगर। आपका आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, F क्या हो रहा है दोस्तों, F क्या हो रहा है, F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो रहा है, R स्क्वायर हो रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको लगाएंगे। और F इक्वल टू क्या हो रहा है, ये इसको इस फिगर को हटाएंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा और K आ जाएगा। K क्या है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चूंकि K इक्वल टू क्या है दोस्तों, K इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पर 1/4 बाई एप्सन नॉट है दोस्तों, एप्सन नॉट। और यहाँ पर चूंकि दोस्तों देखिए F इक्वल टू 1/4 बाई एप्सन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ एप्सन नॉट निर्वात की परम वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। और एप्सन्स दोस्तों देखिए, एप्सन्स इक्वल टू क्या है, 8.85 × 10⁻12 है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों C स्क्वायर बाई क्या है, N माइनस एम स्क्वायर, या F बाई एम भी बोल सकते हैं। K इक्वल टू क्या है, 9 × 10⁻9। यहाँ पर देखिए दोस्तों N माइनस एम स्क्वायर बाई C स्क्वायर। आपका दोस्तों ये क्या था, आपका कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम था। इसे नोट करेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ पॉइंटें दिए गए हैं दोस्तों। एक पॉइंट दिया गया है, इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जा सकता है। नोट करेंगे दोस्तों, इस सूत्र के द्वारा जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल ध्रुवों के बीच की, इससे ज्ञात किया जा सकता है। अब आ जाएंगे दोस्तों विद्युत वाहक बल पर। विद्युत वाहक बल पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसे कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पता नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में देखना चाहिए। किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में कोई चालक पदार्थ है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है दोस्तों। क्या है, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है दोस्तों। एक सिरा आपका यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर है। इस सिरे से आपका स्टार्ट हो रहा है कोई भी बल, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दोस्तों, इस छोर तक आने तक जो प्रवाहित बल है, इसमें दोस्तों ये क्या है, विद्युत वाहक बल है। जो यहाँ तक लगा हुआ बल है, यहाँ तक लग के आया हुआ बल है दोस्तों, ये प्रवाहित बल है। इसी को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, कहलाता है। आपका आगे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट है, इसमें दिया गया है, यह सेल बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसका मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों। ईएमएफ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसमें दोस्तों यह सेल क्या होता है, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। और इसको दोस्तों V से सूचित किया जाता है। V से मतलब दोस्तों वोल्ट से प्रदर्शित किया जाता है ईएमएफ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतिरोध लगा हुआ है R, और यहाँ पर देखिए दोस्तों V है, वोल्ट। और ये दोस्तों आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और आपका ये रहा फिगर, आपका ये फिगर रहा ईएमएफ का। और यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी गया है ईएमएफ। आपका ये फिगर है। और आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों विभव के बारे में पढ़ेंगे। विभव क्या होता है, विभव दोस्तों एकांक आवेश को अनंत से क्या करते हैं, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव दोस्तों V इक्वल टू क्या है, W/Q होता है। इसका मात्रक देखिए दोस्तों J/C या वोल्ट होता है। वोल्ट मतलब V भी होता है, विभव का V भी वोल्ट होता है। और इसका मात्रक दोस्तों अधिकतर एग्जाम में दोस्तों आपको ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मिलेगा, और आपको ये भी मिलने वाले हैं। J मतलब दोस्तों जूल, और C चार्ज, आवेश, या दोस्तों चार्ज C से जो प्रदर्शित किया गया है, इसका मात्रक J/C या जूल, और या चार्जेज, आवेश जिसे कहते हैं दोस्तों। और ये वोल्ट भी है। नोट करेंगे दोस्तों, परिपथ में धारा का जो प्रवाह हो रहा है, तो शून्य होने पर क्या हो रहा है, विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। परिपथ में जो धारा बह रहे हैं, प्रवाह हो रहे हैं,
शून्य होने पर जो विभवांतर का मान होगा वो शून्य हो जाता है दोस्तों। आपका ये नोट था। आपका नेक्स्ट है अब विभवांतर का। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें तो पता नहीं चल रहा है, मैं इसका फिगर आगे आपको दिए हैं। सर्किट ए है और ये सर्किट बी है और ये पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल है। आपको दिखा रहे हैं, आपको फिगर, यही फिगर आपको आगे मिलने वाले हैं। विभवांतर में क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको इसमें बताना है। पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में, ये पहला है सर्किट ए और सर्किट में बी में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है विभवांतर में। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके जो सिरे के बीच क्या हो रहा है, विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं दोस्तों। अब आगे आपका ये फिगर है, यहाँ पर देखते हैं क्या अंतर पैदा कर रहा है सर्किट ए सर्किट बी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए और डी सी बी है और 1.5 वोल्ट का ये चार्जेस प्लस माइनस ले रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और ए बी ऊपर है और डी और सी नीचे है। और यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 6 वोल्ट का ये चार्जेज ले रहा है सर्किट बी और ए बी सी डी ई एफ इतने सारे देखिए यहाँ पर एक बल्ब लगे हैं और यहाँ पर अंतर विभवांतर जो डिफरेंट है यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर 2 बल्ब लगे हुए हैं, प्लस माइनस भी दिया गया है। 6 वोल्ट का चार्जेज ले रहा है, 0 से ऊपर पोटेंशियल जो हो रहा है 6 वोल्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बनाया कैसे गया है, यहाँ पर देखिए ए बी साथ में है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है। डिफरेंट तो दोस्तों बहुत है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंट में क्या है, यहाँ पर 2 बल्ब कार में लिए जा रहे हैं सर्किट बी में और सर्किट बी का फिगर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे कार्य कर रहा है और 6 वोल्ट का ये चार्ज भी ले रहा है। और फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट में 1.5 वोल्ट का सर्किट ए में चार्जेज ले रहा है और एक बल्ब है आपका यूज हो रहा है। यहाँ पर 2 बल्ब यूज किया जा रहा है सर्किट बी में। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब विद्युतीय क्षेत्र जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस में है। और पॉइंटे देखेंगे दोस्तों, पॉइंट में क्या कह रहा है, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है। दोस्तों, कोई आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक दूसरा क्या हो रहा है कि जैसे आपका एक बल है, आपके ऊपर कोई दूसरा बल लगा रहा है तो दूसरे आवेश अपने एक बल का अनुभव करता है, तो आप एक बल का अनुभव करेंगे, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर तो दोस्तों अपने पे लिया गया कि कोई बल लगा रहा है, लेकिन जहाँ पर चार्जे जो विद्युतीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बल लगाए जाते हैं, बल लगे होते हैं, तो दोस्तों उसमें जो अनुभव कर रहा है वो विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर अभी ये पॉइंट है देखेंगे दोस्तों, दूसरा सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सघन जो विद्युतीय क्षेत्र है इसके लिए क्या करते हैं, सघन, तथा जो विरल है, सघन विद्युतीय जो क्षेत्र है वो सघन है और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए क्या है, विरल बल रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों, विरल के लिए विरल रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं और सघन के लिए सघन है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, विद्युतीय बल रेखाएं कैसे आपका कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर पॉइंट 2 दिए गए हैं इसमें विद्युतीय बल रेखाओं के लिए, और यहाँ पर विद्युतीय बल रेखाओं के गुण भी दिए गए हैं कि इसमें क्या गुण विद्यमान है। और विद्युतीय बल रेखाएं इसमें देखेंगे 2 पॉइंट हैं, किसी आवेश के चारों ओर के जो विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल हैं रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती हैं। दोस्तों, कोई आवेश है जो चारों ओर की विद्युतीय क्षेत्र हैं, इसको दिखाने वाली जो बल हैं, बल रेखाएं, वो विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती हैं। यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं दोस्तों। दूसरे पॉइंट में यह बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। अब दोस्तों इसके गुण देखेंगे, विद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, विद्युतीय बल रेखाएं धनात्मक से शुरू होकर क्या हो रहा है, ऋणात्मक पर खत्म होती है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और पूछे गए क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे बने हुए हैं, आपको क्वेश्चन भी देंगे तो आपको वहाँ पर नॉलेज उत्पन्न होगा।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है, ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जो विद्युत बल रेखाएं हैं इसमें जो गुण हैं, ये तो पहला पॉइंट इसमें है धनात्मक से क्या हो रहा है, ये बल रेखाएं धनात्मक से शुरू होंगे और ऋणात्मक पर खत्म होती है। और इसमें क्या हो रही है, ये क्या हो रही है, रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी। काटे गए जो दोस्तों बिंदु है, विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होंगी, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये पॉइंट चौथा देखेंगे पॉइंट दोस्तों, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर तीव्रता देखेंगे, किसकी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश है, पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बार इक्वल टू F बाई Q होती है। जो बल लग रहा है दोस्तों, बाहरी जो बल लग रही हैं इसमें, किस पे, Q आवेश पर F बल लगता है, तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता है E बार इक्वल टू F बाई Q होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है दोस्तों, N बाई CNC या -1 है। यह दोस्तों पॉइंट अब देखेंगे, तीसरा पॉइंट, यह एक सदिश राशि है। चौथा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, क्योंकि उसके अंदर का जो माध्यम हवा है, इसलिए बिजली चमकते समय कार के जो खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, साबुन के बुलबुले को घन या ऋणात्मक आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। अब आपका नेक्स्ट है दोस्तों, ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। चैप्टर में दोस्तों जो पहला आपका चैप्टर है, वहाँ पर जो दिए गए थे, आपको बताया गया था, उसके अनुसार दोस्तों आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आपका यहाँ पर है। और पॉइंट देखेंगे दोस्तों, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I इक्वल टू क्या है, Q बाई टी है, Q बाई टी है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसका SI मात्रक एम्पियर है, कोष्ठक में कूलाम प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में क्या हो रहा है, 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा दोस्तों, 1 एम्पियर होता है। दोस्तों किसी बिंदु से एक सेकंड में क्या हो रहा है, 6.28, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन है। 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब प्रवाहित हो जाएं, तो आपका जो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होता है। अब हम नेक्स्ट का आप देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का वेग जो प्रकाश के समान है, कितना है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों जो विद्युत धारा का जो वेग है, जो प्रकाश के समान होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत धारा का क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश से जोड़ नियमों का पालन नहीं करता है। आपका नेक्स्ट है, ये दोस्तों पारंपरिक धारा है, यहाँ पर पारंपरिक धारा है, ये बैटरी है, आपका प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है दोनों साइड, और यहाँ पर भी हो रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पर दर्शाया गया है फिगर आपको समझने के लिए दोस्तों, कि विद्युत धारा प्रवाह कैसे हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से निकला हुआ है ऐसे से, यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर से फिर इसमें आ रहा है, ये धाराएं यहाँ तक की सफ़र है इसका।
आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंटें देखेंगे दोस्तों। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा क्या हो रहा है कि हमेशा क्या हो रहा है कि बंद परिपथ में ही प्रवाहित होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन का बहाव हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रभाव है हमेशा ऋण वस्तुओं से धन वस्तुओं की ओर होता है। और अब नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या है, ओम का नियम है। ओम का नियम, अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो, ओम के नियम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी या सभी स्थितियां नियत रहे तो किसी चालक में क्या होगा, वोल्टता या वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगर सभी स्थितियां नियत रहे, मतलब दोस्तों कोई भी स्थिति अस्थितियां न हो, स्थितियां नियत रहे, तो किसी चालक में जो वोल्टेज है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब अर्थात आगे है क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, V इक्वल टू आई आर होगा। V इक्वल टू आई आर है ये दोस्तों, जहाँ R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जो उसका चालक का प्रतिरोध है, उस चालक का क्या है, प्रतिरोध है। R जहाँ नियतांक है जो उस चालक का प्रतिरोध है। R इक्वल टू क्या है, V बाई आई है। और V को वोल्ट, I को एम्पियर या धारा या करंट भी कह सकते हैं दोस्तों। इक्वल टू क्या है, ओम्स है। ओम्स का फिगर बनाया ऐसे ही जाता है दोस्तों। नोट करेंगे, नोट में क्या है, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व पर ही ओम्स लॉ लागू होते हैं। जो प्रतिरोध है संधारित्र है, संधारित्र को कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटर दोस्तों, प्रेरकत्व पर ही क्या हो रहा है, ओम्स लॉ लागू होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ओम का नियम रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओम का नियम ए सी डी सी और ओम का नियम AC और DC दोनों में कार्य करता है। AC के लिए नेक्स्ट है, AC के लिए सिर्फ R के स्थान पर क्या है, जो AC के लिए सिर्फ R के स्थान पर जो प्रतिबाधा है Z हो जाता है। Z मतलब दोस्तों आपका ये प्रतिबाधा जो प्रतिरोध है उसको प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों Z का सहारा लेते हैं। और रहता प्रतिरोध ही है, प्रतिबाधा है, लेकिन उसको जो प्रदर्शित करते हैं Z से प्रदर्शित करते हैं, चिन्हित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओम के नियम का ग्राफ देखेंगे। पॉइंट है V इक्वल टू आई आर। आपका नेक्स्ट है, ये रहा आपका ग्राफ है, Y एक्सिस है, X एक्सिस है, यहाँ पर वोल्ट दिया गया है, ये आपका ओम के नियम का धारा है, ग्राफ है आपका दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिरोध जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से क्या होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का जो प्रतीक है R है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिरोध का जो मात्रक ओम है। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का जो आकार है शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं करता, शक्ति पर निर्भर करता है। और आपका ये रहा प्रतिरोध का फिगर दर्शाए गए हैं यहाँ पर पॉइंटें देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है। हाँ, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों चालक के जो प्रतिरोध हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक इसमें कौन कौन से हैं। पहला देखिए तापमान है, टेम्परेचर जिसे कहते हैं। इसमें क्या है, पॉइंटें देखेंगे दोस्तों, तापमान बढ़ने से क्या होगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटने से घटता है, नोट करेंगे दोस्तों। और दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब पॉइंट क्या है, अलग अलग धातुओं के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जो अलग अलग धातुएं हैं के तार हैं, पदार्थ हैं, धातुएं हैं दोस्तों, पदार्थ नहीं है, सॉरी। अलग अलग जो धातुओं के तार का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग होता है। और लंबाई देखिए दोस्तों, लेंथ, लंबाई, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। चालक तार की जो लंबाई बढ़ने से जो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, और घटने से घटता है, अर्थात R। ये दोस्तों इसका जो सिंबल है आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं, शायद इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, R प्रोपोर्शनल I है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चौथा पॉइंट देखेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से क्या हो रहा है, उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। दोस्तों अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है घटने से उस चालक का प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ने से प्रतिरोध घट रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये एरिया है, ये एरिया है आपका, और ये लेंथ लंबाई है, और ये P है रजिस्टिविटी है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये प्रतिरोध है, और ये आपका R इक्वल टू PL/A है आपका। देखते हैं आगे फिगर है, नहीं दोस्तों आपका फिगर नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसको दोस्तों R तो वहाँ दर्शाया गया है, लेकिन जो कुछ चीज़ें इसमें और इंक्लूड हैं देखते हैं। अर्थात R प्रोपोर्शनल I/A प्रोपोर्शनल, देखते हैं दोस्तों इसको बताते हैं आपको, ये फिगर का नाम क्या है इस टाइम तो याद नहीं आ रहा है, इसको क्या कहते हैं। R दोस्तों इसको आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों वही फिर से दिया गया है, और इसमें क्या करते हैं, R इक्वल टू ये रो है, ये रो है, L बाई क्या है, L नहीं I/A है, जहाँ रो चालक का प्रतिरोधकता है, रो चालक का चालक का क्या है, प्रतिरोधकता है। और अब देखेंगे दोस्तों आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसे रो कहते हैं, इसको अब हम देखने वाले हैं। और पॉइंट क्या दिया गया है, इसे रो से सूचित करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों R इक्वल टू रो I/A है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये है रो इक्वल टू ओम मीटर, यहाँ रो I है तो यहाँ पर इसकी जो मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं बाई एम, और इसको ओम मीटर भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर देखिए आपका ये पॉइंट क्या कह रहा है, रो इक्वल टू RA/I आपका। नेक्स्ट है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों चालकता, कंडक्टेंस देखेंगे दोस्तों, कंडक्टेंस चालकता। पॉइंट ए देखेंगे दोस्तों, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। और यहाँ पर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसे जी से सूचित करते हैं। किसी पदार्थ की चालकता, पॉइंट ए देखेंगे दोस्तों, किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता या व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालकता घटती है। जी इक्वल टू क्या है, जी इक्वल टू 1/R है, 1/R है। और यहाँ पर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, चालकता का SI मात्रक क्या होगा, ओम -1 होगा। और यहाँ पर महो भी है दोस्तों, यहाँ पर ओम सीधा है और ये जो उल्टा बना ये महो है, साइमन, जिसे साइमन कहते हैं दोस्तों, साइमन से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं दोस्तों, साइमन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसको जो उल्टा बना हुआ है ओम, आपको ये दोस्तों ये आपका साइमन है, महो है, और ये ओम है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और पॉइंट क्या है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, और इसे क्या होता है, सिग्मा से सूचित करते हैं, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 1/रो। तो पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सिग्मा का SI मात्रक ओम -1 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों यम -1, और या महो मीटर का पावर -1 दोस्तों आपका ये SI मात्रक है किसका, विशिष्ट चालकता का जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको उल्टा करके दे दिया एग्जाम में कि इसका सिग्मा का SI मात्रक बताइए, सिग्मा का SI मात्रक क्या होगा विशिष्ट चालकता का। इसे सूचित करते हैं किससे, विशिष्ट चालकता को सिग्मा से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं दोस्तों। इसकी SI मात्रक है मीटर ओम -1/मीटर -1, और ये दोस्तों महो मीटर -1 भी यहाँ पर और में आपको दिखाया गया है। आपका नेक्स्ट है, नोट करेंगे दोस्तों, अगर किसी चालक तार की लंबाई को यक्स गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध यक्स गुना हो जाएगा, तथा अगर खींच कर यक्स कर गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, x2 गुना हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए बेस्ट हैं थ्योरी जो आए हुए हैं, जो इसी से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके लिए ये वीडियो अब बेस्ट होने वाले हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और आपको ये चैप्टर में आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है।
अब इसके बाद इसी चैप्टर का आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का समूहन, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समूहन, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब पॉइंट ए देखेंगे दोस्तों, प्रतिरोध का दो तरीके से समूहन किया जाता है, श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला श्रेणी क्रम में समूहन देखेंगे, सीरीज कम्बिनेशन। श्रेणी को क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में देखेंगे, इसमें पहले प्रतिरोध का क्या हो रहा है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और यही क्रम आगे तक रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये R1 है, R2 है और यहाँ पर जो धाराएं आई बह रही हैं यहाँ पर प्लस माइनस वोल्ट में दिया गया है और ये आपका प्रतिरोध R1 R2 है यहाँ पर, और यहाँ पर धाराएं वोल्ट में जा रही हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, R=R1 + R2 है। इसमें जो धारा समान तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर ये वोल्ट ही दर्शाया गया है दोस्तों, ये वोल्ट ही दर्शाया गया है, V1 है, V2 है। और यहाँ पर जो धारा है, इसमें जो वोल्टेज है भिन्न भिन्न होता है, यह ओम के नियम के अनुसार होता है, भिन्न भिन्न होता है और ओम के नियम के अनुसार भी होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, समानांतर क्रम में समूहन देखेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं इसे समानांतर को। इस समूहन में सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, इस समूहन में क्या होगा, प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा होता है, R1 R2, ये वोल्ट है और ये आपका धाराएं हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1/R होता है = 1/R1 + 1/R2। और क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, R=R1 + R2 R1 इंटू है दोस्तों, R1 × R2 R1 + R2। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, पॉइंट में इसमें जो वोल्टेज समान तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होता है। वोल्टेज इसमें क्या हो रहा है, समान होता है, जो वोल्टेज उसमें भिन्न हो रहा है, किसमें, श्रेणी क्रम में। जो श्रेणी क्रम में है उसमें जो वोल्टेज है वो भिन्न भिन्न है, और इसमें क्या है, वोल्टेज समान है और इसमें क्या धाराएं क्या हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग इसमें धाराएं बह रही हैं दोस्तों। ये रहा आपका I1 I2, धाराएं अलग अलग हैं, भिन्न होती हैं। आपका नेक्स्ट है, अब ये रहा आपका व्हीटस्टोन सेतु, ये आपका व्हीटस्टोन सेतु है। पॉइंट ए देखेंगे दोस्तों, यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है। दोस्तों अज्ञात जो प्रतिरोध इसमें है, इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों, इसमें कैसे ज्ञात किया जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध को निकालने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और पॉइंट ए देखेंगे दोस्तों, अगर गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान 0 होगा तो क्या होगा, एक गैल्वेनोमीटर है जो प्रवाहित धारा, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, यहाँ बीच में लगा हुआ है फिगर में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 0 होगा तो जो सेतु संतुलन में होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा, P/, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, P/R = P/S है। और यहाँ पर या P/Q या R/S होगा। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा, P है, R है, Q है और ये S है। और इसमें दोस्तों P या इस साइड से लीजिए और या इस साइड से, ये आपका ये दूसरा हुआ। पहले में क्या हो रहा है, या इस साइड से लीजिए या इस साइड से लीजिए, दोनों सही हैं आपके लिए। और अज्ञात प्रतिरोध को निकालने का दोस्तों बहुत सरल तरीके हैं व्हीटस्टोन सेतु से। आपका नेक्स्ट है, शक्ति, पावर जिसे कहते हैं दोस्तों, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 4 दिए गए हैं, P = VI है, P = I² भी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, V = IR है और I = V/R है। ये दोस्तों V = IR है और यहाँ पर I = V/R है। दोस्तों ये आपका चारों शक्ति का निकालने का सूत्र भी है और ये बेस्ट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन है, आपको मैं इस क्वेश्चन को देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, P = V², सॉरी दोस्तों, P = V² है, स्क्वायर नहीं है, हाँ सॉरी दोस्तों, P = V²/R है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो SI मात्रक है वाट है, शक्ति का जो SI मात्रक है वो ये वाट है, वाट होता है। और इसमें देखिए दोस्तों,
एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट, और एक मीट्रिक अश्व शक्ति कितना होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में आए हुए दोस्तों, वीडियो में आए हुए क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चन आपको दिए हैं इसी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5 वाट होता है, और अश्व शक्ति और किलोवाट हावर्स में संबंध है। एक किलो वाट हावर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 किलो वाट हावर बराबर 1.34 HP होता है। इसे आप नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट है, अब धारिता पढ़ेंगे दोस्तों, कैपेसिटी। पॉइंट है, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। और दूसरा पॉइंट है, यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसका जो विभव V से बढ़ता है, और क्या हो रहा है, C इक्वल टू Q बाई V, जहाँ एक नियतांक है जिसके चालक की धारिता C कहते हैं दोस्तों, इसका चालक की धारिता C है कहते हैं। और पॉइंट देखिए दोस्तों, इसका SI मात्रक C है, वोल्ट के ऊपर क्या है, -1 है। यह एक अदिश राशि है। और पॉइंट अगला देखेंगे दोस्तों, इसका व्यवहारिक मात्रक म्यू एफ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका व्यवहारिक मात्रक म्यू एफ है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉइंट है, 1 म्यू एफ इक्वल टू 10⁻⁻⁻ एफ होता है। म्यू का जो है दोस्तों 10⁻⁻⁶ होता है। म्यू का जो इसका मान होता है, म्यू का मान होता है 10⁻⁻⁶। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है तथा त्रिज्या घटाने से धारिता घटती है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, C इक्वल टू 4πε0r। यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, गणना करने पर पृथ्वी की जो धारिता है, 711 म्यू एफ आता है, जबकि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। गणना करने पर दोस्तों 711 आता है म्यू एफ, और इसकी जो वास्तविक रूप से जो पृथ्वी की धारिता है वो अनंत होती है। अब यहाँ पर अब देखिए दोस्तों संधारित्र को देखेंगे, कैपेसिटर जिसे कहते हैं। अब पॉइंट देखेंगे, यह एक ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, संधारित्र AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। संधारित्र AC तथा DC दोनों पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यह DC को रोकता है तथा AC को प्रवाहित करता है। संधारित्र कैपेसिटर जिसे कहते हैं दोस्तों, इसमें इतने गुण विद्यमान हैं। ये रहा आपका कैपेसिटर, आपका ये फिगर है, देखेंगे आपका फिगर, और ये टाइप भी देख लेंगे दोस्तों, ऐसा कैपेसिटर बनाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट है समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे दोस्तों। इसमें समान धातु के समानांतर प्लेट संधारित्र हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। इसमें जो समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट हैं, एक दूसरे से d दूरी पर रखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंडक्टर्स पैरेलल प्लेट है, और यहाँ पर Q प्लस है और ये माइनस है, और ये आपका सिंबल है, ये वोल्टेज VC यहाँ पर चल रहे हैं पैरेलल में, समानांतर प्लेट संधारित्र में। और इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इसमें समान धातु के समान क्षेत्रफल के दो प्लेट एक दूसरे से d दूरी पर रखे जाते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र में। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंट देखेंगे दोस्तों, धारिता क्या है C, जो हवा में क्या हो रहा है, E इक्वल टू ε0 A/d। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैपेसिटर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा संचित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, कैपेसिटर जो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र है इसमें जो ऊर्जा है संचित रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संधारित्र की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, संधारित्र के सतहों के क्षेत्रफल पर A है, और संधारित्र के दूसरा है दोस्तों, संधारित्र के दोनों प्लेट की जो बीच की दूरी D है। तीसरा, दोनों प्लेटों के बीच के मध्य दूरी पर क्या है, ε0। आपका नेक्स्ट है, संधारित्र का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, संधारित्र का समूहन दो प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है, श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में देखेंगे दोस्तों पहले,
और पॉइंट क्या है, इस क्रम में पहले संधारित्र का पहला सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा सिरा तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है तथा यह क्रम आगे भी जारी रहता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये संधारित्र का समूहन है और श्रेणी क्रम में है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके लिए C1 C2 C3 है और यहाँ पर यही दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे ये मेन है दोस्तों आपका 1/C, ये श्रेणी क्रम का है दोस्तों पहले का, और किसमें, संधारित्रों का समूहन में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, श्रेणी क्रम का है। ये दोस्तों एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इस प्रकार के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। जो दोस्तों ये श्रेणी क्रम में आपका दिया गया था, इसका संधारित्रों का समूहन, संधारित्रों का समूहन जो दिया गया है, इसमें जो श्रेणी क्रम में है, जिसमें जो वोल्टेज अलग अलग होते हैं, धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम का देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार के समूहन में प्रत्येक संधारित्र का पहला सिरा एक साथ तथा दूसरे सिरे का एक साथ जुड़ा होता है। आपका नेक्स्ट है अब यहाँ पर यही फिगर दिया गया है, Q1 Q2 Q3 है और C1 C2 C3 है, प्लस माइनस है, ये बोल्ट प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों समानांतर क्रम में कैसे उल्टा हो रहा है, यहाँ पर C इक्वल टू क्या है, C1 प्लस C2 C प्लस C3। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से समूहन जो धारा है, इसमें धारा अलग अलग हो रहे हैं और जो वोल्टेज हैं समान रहती हैं। आपका नेक्स्ट है अब धारा घनत्व देखेंगे। अब धारा घनत्व, करंट डेंसिटी देखेंगे। किसी चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व कहलाता है। दोस्तों कोई चालक तार है, अनुप्रस्थ काट का एक एकांक क्षेत्रफल से जो प्रवाहित धारा है, ये धारा घनत्व कहलाता है। और धारा एक क्या है, सदिश राशि है। फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है इतना। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जे क्या है, कह रहा है द फ्लो ऑफ करंट ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। क्या है जे, यहाँ पर, वहाँ पर जो ये फिगर में जे आगे ऐसे करके दर्शाया गया था, आपका जे क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ करंट ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इसे जे से, स्मॉल जे से दोस्तों सूचित करते हैं। यानी जे, ये देखिए दोस्तों दिशाएं भी दर्शा रहा है। जे इक्वल टू आई बाई क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जहाँ आई धारा, जहाँ दोस्तों आई है ये प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसका जो मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, माइनस स्क्वायर होता है दोस्तों। इसका जो मात्रक है एम्पियर मीटर माइनस स्क्वायर होता है दोस्तों। आपका ये माइनस स्क्वायर होता है, मीटर माइनस स्क्वायर, मीटर माइनस स्क्वायर होता है। आपका नेक्स्ट है विद्युत धारा के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट देखेंगे। विद्युत धारा के प्रकार को देखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, डिस्क धारा, डायरेक्ट करंट होता है, डीसी जिसे कहते हैं। एसी विद्युत धारा में क्या हो रहा है, एसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे, डिस्क धारा का डीसी कहलाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉइंट, ये धारा सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त की जाती है। आपका नेक्स्ट है, ये फिगर भी बना है, देख लीजिए दोस्तों। और ये रहा आपका उपयोग। उपयोग में क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और आर्क वेल्डिंग है और बैटरी चार्जिंग है और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में इत्यादि। और दूसरा क्या है दोस्तों, प्रत्यावर्ती। ये आपका डायरेक्ट करंट में आ गया, चार आ गया है। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आर्क वेल्डिंग है और बैटरी चार्जिंग है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जो प्रचालन है। अब प्रत्यावर्ती धारा देखेंगे। दूसरा अल्टरनेटर करंट, एसी कहते हैं इसको। एसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है एसी। दोस्तों आप इसको नोट बनाएंगे और ये आपका शॉर्टकट दोस्तों, कम समय में अच्छा काम होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई यहाँ पर दर्शाया गया, ये एक साइकिल यहाँ तक होता है, एक साइकिल यहाँ तक होता है, ये हाफ साइकिल है। हाफ साइकिल पे क्या हो रहा है दोस्तों, पाई है, और फुल साइकिल पे 2 पाई है, यहाँ पर 3 पाई है और ये आपका टी समय है। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और आपका नेक्स्ट है, ये पॉइंट है, देखिए दोस्तों, ये धारा अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है, एसी जनित्र। अल्टरनेटर को क्या कहते हैं, एसी जनित्र भी कहते हैं, और इससे प्राप्त की जाती है धारा। और उपयोग में क्या है इसमें दोस्तों, घरेलू उपयोग,
डोमेस्टिक एप्लीकेशंस और औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल फील्ड, और प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाले उपकरणों को प्रचालित करने में। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एसी और डीसी में अंतर बताएंगे दोस्तों। पहला क्या कर रहा है, एसी के साथ विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं एसी में। और डीसी में क्या कर रहा है, डीसी की सहायता से विद्युत लेपन, बैटरी चार्जिंग की जा सकती है। और एसी को दूर तक भोजन सुविधाजनक है क्योंकि इसमें ऊर्जा ह्रास कम होता है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, डीसी को दूर तक भोजन सुविधाजनक नहीं है क्योंकि इसे ऊर्जा ह्रास अधिक होता है। तीसरे में क्या है, इसका परिणाम और दिशा समय एक साथ बदलता है। इसमें क्या है, इसमें नहीं बदलता। और इसकी जो आवृत्ति है 50 हर्ट्ज होती है। इसमें जो परिवर्तन की छूट ±3% है। और डीसी में क्या है दोस्तों, डीसी की आवृत्ति 0 होती है, कोई आवृत्ति इसमें नहीं होती। एसी का 50 हर्ट्ज है। और ये देखिए दोस्तों, एक दूसरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 होता है, डीसी का औसत मान मूल मान के बराबर होता है। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुंबकीय प्रवाह पर आधारित एमीटर एवं वोल्टमीटर से एसी को नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसमें एसी का मान 0 ज्ञात होता है। और ये चुंबकीय प्रवाह पर आधारित एमीटर एवं वोल्टमीटर डीसी मापा जा सकता है, इसका जो वास्तविक मान दर्शाता है। और नेक्स्ट है, एसी को मापने के लिए तप्त तार, रीड हॉट वायर एमीटर का प्रयोग होता है, जो उसमें क्या है, उसके आरएमएस मान को दर्शाता है। इसमें क्या है, रीड हॉट वायर एवं एमीटर से डीसी भी मापा जा सकता है, जो उसका वास्तविक मान दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एसी को बैटरी में संचालित नहीं कर सकते, और यहाँ पर इसमें डीसी को बैटरी में संचालित कर सकते हैं। और एसी, अब यहाँ पर ये पॉइंट देखेंगे, एसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, डीसी के साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं होता। एसी को डीसी में क्या हो रहा है दोस्तों, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर, दिष्टकारी या रिजुकारी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या है, डीसी के ट्रांसफार्मर के साथ नहीं बदलते, इसमें इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसमें एसी का क्या हो रहा है, डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आइए दोस्तों, विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का प्रभाव क्या है, उसमें प्रभाव हीटिंग इफेक्ट है दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी खोज जूल ने की थी। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रभाव के अनुसार H = I² है। हीटिंग जो है आपका इफेक्ट दोस्तों, H = I² है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाले हैं। थ्योरी है, जो नॉलेज जिसको नहीं है आप यहाँ से पढ़ लेंगे और आपको एग्जाम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जहाँ H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा J है, और I धारा है, R प्रतिरोध है, और ये T टाइम है, सेकेंड। ये H = क्या है, PT, जहाँ P पावर है, शक्ति है, और H = V²T/R है, जहाँ V वोल्टेज है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसकी खोज जूल ने की थी, इसलिए इसे जूल का प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU दोस्तों, BTU से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पिछले वीडियो क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। BTU का मान कितना है दोस्तों, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है दोस्तों। BTU नोट करेंगे दोस्तों, BTU 36 × 10⁵ जूल, 5 जूल के बराबर होता है, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका नेक्स्ट है, ये रहा दोस्तों, देखिए, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। पहला विद्युत प्रेस है, हीटर है, और तीसरा बल्ब है। विद्युत प्रेस देखिए दोस्तों, आपका ये इलेक्ट्रिक आयरन भी है, इससे आपको विस्तार में बताया गया है, वहाँ पर देख लेंगे वीडियो में। और इसमें क्या होता है, इसमें अभ्रक का मतलब दोस्तों माइका का एक प्लेट होता है जो ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जिस पर नाइक्रोम निकिल क्रोमियम की एक कुंडली होती है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है। आपका नेक्स्ट है,
ये रहा दोस्तों नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है हीटर का। ये हीटर में नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। आपका नेक्स्ट है, इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इस प्लेट का नाइक्रोम Ni और प्लस क्या है Cr की बनी मिश्र धातु की एक कुंडली होती है। अब तीसरा देखेंगे दोस्तों बल्ब। इसमें कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु W का बना होता है फिलामेंट होता है। इस तंतु का गलनांक प्रतिरोध उच्च होता है, परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए इसे पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था, परंतु निर्वात में ऊष्मा का जो संचरण वहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता था, वाष्पीकृत हो जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल बल्ब नाइक्रोम तथा आर्गन गैस भरी जाती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फिलामेंट का जो तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्ब में प्राथमिक रूप से विकिरण, मध्य रूप से संवहन और अंतिम रूप से चालन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्ब फूटने पर बाहर से अंदर हवा जाने के कारण आवाज़ करता है। और नेक्स्ट पॉइंट, कभी बल्ब का कांच काला हो जाता है टंगस्टन के ऑक्सीकृत हो जाने के कारण, ऑक्सीकृत हो जाने के कारण दोस्तों बल्ब का जो कांच होता है काला हो जाता है। आपका नेक्स्ट है, आपका ये फिगर रहा दोस्तों, फिलामेंट तार यही हैं आपके ऊपर लगे रहते हैं। आपका नेक्स्ट है, इससे दोस्तों ये सारी डिटेल में आपको बताया गया है, वहाँ पर जाके देख लेंगे वीडियो में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो शॉर्टकट नॉलेज दिया गया है जिससे कि आप समझ पाएँ क्या होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और अब देखेंगे दोस्तों चुंबकीय प्रभाव, दूसरा चुंबकीय प्रभाव देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, विद्युत धारावाही जो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। दोस्तों विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका खोज एच.सी. ऑरेस्टेड ने किया था। इसकी खोज H.C. ऑरेस्टेड ने किया था। किसका? चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं? गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, विद्युतीय घंटी और पंखा, मोटर और इत्यादि भी हैं इसमें कुछ। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाह करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है दोस्तों। यहाँ एनोड है, कैथोड है, वैद्युत अपघट्य है, अम्लीय विलयन हो रहा है, एनोड कैथोड है, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों। और ये देखिए कैथोड, एनोड, 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर पॉइंटें दी गई हैं, इसको पॉइंटें देखेंगे। पॉइंटें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। ये रासायनिक जो प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव किसने किया था दोस्तों? इसकी खोज माइकल फैराडे ने किया था। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वैद्युतिक अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयंस मतलब दोस्तों धनायन एवं ऋणायन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तापमान बढ़ने पर वैद्युत जो अपघट्य का जो प्रतिरोध है घटता है और चालकता बढ़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, जिस बर्तन में वैद्युतिक अपघट्य की क्रिया होती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टमीटर कहते हैं। आपका नेक्स्ट है, फैराडे का वैद्युतिक अपघटन का नियम। वैद्युतिक अपघटन की क्रिया में जो कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान यम अपघट्य के प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है दोस्तों। जो वैद्युतिक अपघट्य की क्रिया में जो कैथोड पर जमा धातु है वो द्रव्यमान यम अपघट्य से प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। क्योंकि यम प्रोपोर्शनल देखेंगे दोस्तों इसको Q और R M I T। और यहाँ पर देखिए दोस्तों I इक्वल टू Q बाई T है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यम इक्वल टू ZI_T, जहाँ Z क्या है? धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और इसका जो SI मात्रक kg कूलाम्ब होता है। और एक फैराडे बराबर कितना होता है दोस्तों? 96,500 कूलाम्ब होता है। 96,96500 कूलाम्ब एक फैराडे होते हैं। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण देखेंगे। रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, रासायनिक प्रभाव पर
उपकरण कौन कौन से हैं? सेल हैं, विद्युत लेपन है और धातु निष्कर्षण है, मेटल एक्सट्रैक्शंस। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका आगे का जो ये है विद्युत मुद्रण है, प्रिंटिंग जिसे कहते हैं, और सेल की ध्रुवता ज्ञात करने में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत लेपन देखेंगे पॉइंट में, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उस एनोड लेते हैं तथा जिस पर चढ़ाना होता है उसका कैथोड माइनस लेते हैं। फिर इस जिस धातु पर परत चढ़ाना होता है उसका क्या है? एनोड लेते हैं, और जिस पर चढ़ाना होता है उसका कैथोड माइनस लेते हैं। फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्ट भी लेते हैं, तब अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो एनोड से क्या हो रहा है? धातु वैद्युतिक अपघट्ट से तथा अपघट्ट से कैथोड पर जमा होता है, जबकि धातु कैथोड पर जमा हो जाता है तथा एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। आपका नेक्स्ट है, ये आपका दोस्तों ये रहा आपका बैटरी रहा, एनोड यहाँ पर है, कैथोड यहाँ पर है। ये दोस्तों आपका जिंक से यहाँ पर किया जा रहा है, इसका फिगर लाना चाहिए था, क्लियर नहीं पता चला है, देखेंगे दोस्तों इसको। और यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, फिगर को सर्च कर लेंगे विद्युत लेपन के नाम से, आपको ये मिल जाएगा फिगर। और नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, किरचॉफ का नियम देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम KCL मतलब दोस्तों जंक्शन लॉ बाय नोड लॉ। पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह नियम आवेश धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये दोस्तों यहाँ पर I1, I2, I3, I4 सब दिए गए हैं, ABC करके दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, IA प्लस IB प्लस IE प्लस IF इक्वल टू क्या हो रहा है? यहाँ पर IC प्लस ID हो रहा है। आपका ये जो इस बॉक्स में है ये आपका इंपॉर्टेंट है, IA प्लस IB प्लस IE प्लस IF माइनस कोष्टक में IC प्लस ID इक्वल टू 0 होता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर I3 में का मान क्या होगा? I3 में आपको मान बताना है, देखें पीछे क्या था, अब देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉल्व किया गया है, 12A है पर 10, 30, 20 और I3 हमें ज्ञात करना है। तो 12A है, 10A है प्लस I3 और यहाँ इक्वल टू 20A प्लस 30A उसी सूत्र पर रखा गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, I3 निकालना है, 50 माइनस 22, इसको आपका I3 निकल के आया 28 एम्पियर। और दूसरा देखेंगे दोस्तों द्वितीय नियम, यहाँ पर देखिए फिगर देखिए, फिगर भी देख लीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है, देखिए प्लस है ना, ये रहा आपका प्लस, ये प्लस में आपका रहा और 3 मान दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए हमें जो जो दिया गया है वही हमें निकालना है। हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, दिया गया है 12 एम्पियर, 10 एम्पियर और प्लस I3 का मान दिया गया है। यहाँ पर तो जोड़ना है, जोड़ के और यहाँ पर इसको भी जोड़ेंगे, 20 और 30 को जोड़ देंगे, 50, I3 उस साइड जाएगा, तो दोस्तों प्लस है माइनस हो जाएगा और आपको ये घटाने हैं, घटाने के बाद I3 का मान निकल के आएगा। अब दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा किरचॉफ का नियम देखेंगे, KCL लूप लॉ। किसी बंद परिपथ में या किसी वैद्युतिक परिपथ में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लूप हमेशा बंद परिपथ होता है। मेष एक वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ हो उसे मेष कहते हैं। दोस्तों ये मेष इंपॉर्टेंट है, सारा मेष लूप होगा लेकिन सारा लूप मेष नहीं हो सकता, आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर R1 है, R2 है, R3, R4, ABCD और ये R5 है। आपका नेक्स्ट है, उपरोक्त चित्र में यहाँ पर देखिए दोस्तों लूप दर्शाया गया और मेष। लूप क्या कर रहा है, ABCDA है और ABCA है, ADCA है और मेष ABCA है, फिर ADCA है और ये यहाँ पर फिगर आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर इसको देखेंगे, I1 R1 प्लस I3 R3 इक्वल टू I4 R4 प्लस I5 R5 प्लस I2 R2। ये आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट है,
केवीएल विधि से विद्युत परिपथ को हल करने की विधि। बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज ऋणात्मक होता है, बैटरी में प्लस से माइनस की ओर चलते हैं तो वोल्टेज धनात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध के जो परितः वोल्टेज माइनस लेते हैं। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक 12 वोल्ट ईएमएफ है और 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी का उपयोग एक 10 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली जो बैटरी का चार्ज करने में होता है। परिपथ में धारा होगी दोस्तों 1 एम्पियर होना चाहिए। देखते हैं 12, 1 ओम, 10 ओम, 1 ओम। केवीएल लॉस के अनुसार -10 -i गुणे -1 -i गुणे +1 + 12 = 0। वही मान पे रखना है दोस्तों, उसी मान पर रखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 - 2i = 0। यहाँ पर देखिए 2i - 2i = -2i = क्या है, i = 1 आया है। नोट, गांठ नोट, एक जंक्शन होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी होती हैं। आपका नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण क्या है बातें क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है पॉइंटें देखिए। खुला परिपथ ओपन सर्किट क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ओपन सर्किट है, बनाया गया है फिगर में, ये वोल्ट है। V = IR है, R = V/I है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों V/0 = इन्फिनाइट है। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान 0 होता है। खुला परिपथ में जो वोल्टेज का मान 0 नहीं होता है दोस्तों, धारा में क्या हो रहा है, 0 होता है, वोल्टेज का मान क्या है, 0 नहीं होता है। खुला परिपथ में जो प्रतिरोध अनंत होता है खुला परिपथ में, और एक कूलाम बराबर कितना होता है, 6.25 × 10⁻²⁰ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक फैराड बराबर कितना होता है, 96500 कूलाम होता है। और यहाँ देखेंगे दोस्तों, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप कैसे करते हैं, यहाँ पॉइंट देखिए। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटा मतलब यूनिट में की जाती है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों व्यय विद्युत ऊर्जा किलोवाट आवर में इक्वल टू कुल शक्ति गुणे कुल समय बाई 1000। दोस्तों इस पे क्वेश्चन लगते हैं, या व्यय विद्युत ऊर्जा इक्वल टू वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटे बाई 1000। यहाँ पर अब क्वेश्चन दिया गया है, एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन जलते हैं। बल्बों के द्वारा एक माह में व्यय की गई यूनिट की संख्या बताइए, व्यय की विद्युत ऊर्जा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुल शक्ति गुणे कुल समय 1000। अब आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको मान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इसको लगाना है। और वीडियो अंत तक बने रहिए, तभी आपको नॉलेज होगा दोस्तों। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। 40 गुणे 5 गुणे 30 गुणे 5 दोस्तों, इसको कॉपी पे नोट करेंगे। और यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपका फार्मूला क्या है, कुल शक्ति, यहाँ पर व्यय विद्युत ऊर्जा है किलोवाट आवर में, और कुल शक्ति कुल समय और 1000 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 वाट है दोस्तों शक्ति, जो शक्ति है 40 वाट है, 5 बल्ब है। और देखिए समय भी दिया गया है, कुल समय कितना दिया है, 30 दिन दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 40 गुणे 5 गुणे 30 गुणे 5 बटे में 1000, 30 किलोवाट आवर या 30 यूनिट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों विद्युत परिपथ में निम्न रंगों द्वारा तथा तार प्रदर्शित किए जाते हैं। रंगों द्वारा जो परिपथ हैं इसमें तार प्रदर्शित किए जाते हैं, RYBGB मतलब रेड येलो ब्लू ग्रीन ब्लैक। फेज है, और ग्रीन भू संपर्क के लिए होता है जो ग्राउंड किया जाता है, और ब्लैक न्यूट्रल है। आपका ये तीनों फेज है। आपका नेक्स्ट है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर भू संपर्कित जो चालक रहता है इसके बाद फेज। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जो सबसे ऊपर भू संपर्कित चालक रहता है उसके बाद क्या होता है, फेज रहता है। सबसे ऊपर भू संपर्कित तार रहता है, जो चालक होते हैं भू संपर्कित, जो जमीन से जुड़े रहते हैं दोस्तों, जमीन से जुड़े रहते हैं, वो भू संपर्कित सबसे ऊपर तार होते हैं। और उसके बाद फेज रहते हैं। आपका कुछ बातें हैं इसमें भी, पॉइंटें हैं। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम 9 EMI विद्युत धारा उपयुक्त है, मतलब इससे ज़्यादा हुआ तो खतरा हो जाएगा दोस्तों। 9 EMI का जो विद्युत धारा है ये दोस्तों लगने पर शरीर पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इससे अधिक हुआ तो होने की संभावना होती है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध लगभग कितना होता है, 1000 होता है। और कैल्विन ब्रिज से निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। अगर दो तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब दो प्रतिरोध
को समानांतर में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से कम होता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, पानी में अगर सप्लाई के 2 तारों को डाला जाए तो दोनों तार के पास में बने क्या बुलबुले बनते हैं, तो यह क्या होगा, डीसी है। और यदि बुलबुले न बने तो पानी गर्म हो रहा है तो वह सप्लाई एसी है। घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई, घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ समानांतर में लगे होते हैं। इसका एक कारण एक समान वोल्टेज है, इसका एक समान वोल्टेज है। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ और आपका नेक्स्ट अब क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बाद चैप्टर दूसरा आने वाला है आपका, उसमें बताने के बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता भी रहेगा। और दोस्तों ये एग्ज़ाम में दोस्तों आपके लिए बहुत सहायता करने वाला है और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू।